नमस्कार साथियों, आपका आरजे चांदा एकेडमी पर स्वागत है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में राजस्थान की इकोनॉमिक्स के बारे में यानी राजस्थान के इकोनॉमिक्स के चैप्टर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। साथियों वो चैप्टर मैंने आपको पूरा करवा दिया है। आज हम वीडियो पढ़ेंगे यानी अध्ययन करेंगे औद्योगिक विकास के बारे में यानी इंडस्ट्रीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। साथियों ठीक है। साथियों उद्योग क्षेत्र अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र होता है। साथियों याद रखें कि उद्योग क्षेत्र होता है वो अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र होता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि होता है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग होता है तथा तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। साथियों यानी तो यह द्वितीय क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं साथियों कि राज्य अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान कितना है। देखिए, स्थिर कीमत पर यानी जो स्थिर कीमत है उस पर अर्थव्यवस्था में उद्योग धंधों का योगदान 27.76% है। कितना है? 27.76%। तब प्रचलित कीमत पर 27.31% है। दोस्तों याद रखें। अब अगला है स्थिर कीमत पर औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि दर, यानी जो स्थिर कीमत पर औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी है। यानी पिछले वित्तीय वर्ष से अब जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसके अंतर्गत 6.32% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA में वृद्धि दर उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं हम। केवल देखिए, औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्र हैं। उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो होता है विनिर्माण, एक निर्माण, एक विद्युत, गैस और अन्य, और लास्ट का होता है खनन एवं उत्खनन। अब विनिर्माण के अंतर्गत योगदान है 41.26% का योगदान है। वृद्धि दर हुई है इसकी 4.99% रही है। निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत योगदान 32.76% का है। वृद्धि दर 9.10% रही है। विद्युत, गैस और अन्य 13.38% योगदान रहा है तथा 9.16% वृद्धि दर रही है। खनन तथा उत्खनन एंड माइनिंग के अंतर्गत उद्योगों का योगदान 12.60% रहा है और वृद्धि दर पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष की 3.71% रही है। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इसका आधार वर्ष 11-12 है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 11-12 है। अब औद्योगिक विकास का मुख्य सूचकांक यानी औद्योगिक विकास का मुख्य सूचकांक होता है ये मासिक रूप से जारी होता है यानी मासिक रूप से जारी होता है। इसके 3 उपक्षेत्र होते हैं यानी विनिर्माण होता है, खनन होता है तथा इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी इसके 3 उपक्षेत्र विनिर्माण, खनन एवं विद्युत होता है। और साथियों बात करते हैं ये अपनी जो राजस्थान सरकार के अंतर्गत उद्योगों के संबंध में जो राजस्थान सरकार द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही है, कौन कौन सी योजनाएं हैं और उन योजनाओं के क्या क्या प्रोविजंस हैं, उनके क्या मेजर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में आज हम डीपली स्टडी करेंगे। साथियों देखिए, पहला है MSME नीति 2022। यानी MSME का मतलब होता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो एंटरप्रेन्योर यानी जो उद्यम होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उनको MSME कहा जाता है। यानी MSME नीति 2022 क्या कहती है? देखो, ये राजस्थान सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम नीति 2022, इसका आरंभ कब हुआ था साथियों? इसका आरंभ 17 सितंबर 2022 को हुआ था। यानी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है कि MSME नीति का उद्घाटन 17 सितंबर 2022 को हुआ था। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं देखते हैं। देखिए, इसके उद्देश्य हैं सभी श्रेणी के उद्योगों के विकास, यानी जो सभी कैटेगरीज के जो उद्योग हैं उनके विकास, उनका निवेश प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर बढ़ाने का मेन उद्देश्य होता है। अब इसका प्रावधान देखिए क्या है। यानी 10,000 करोड़ के संचय निवेश और 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन के साथ 20,000 नई MSME यूनिट्स स्थापित करने की परिकल्पना इस नीति के माध्यम से की गई। यानी MSME नीति 2022 के द्वारा ये प्रावधान किए गए हैं। आगे बात करते हैं इसकी नीति में 0.20 प्रभाव प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 9,000 MSME उद्यमों को सुविधा देना प्रस्तावित है। यानी 9,000 जो
उद्यमी हैं उनको सुविधा देना प्रस्तावित है। इसमें स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया एमएसएमई क्लस्टर्स का विकास किया जाएगा तथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, विपणन, व्यवसाय विकास में सहायता, निर्यात प्रोत्साहन एक्सेट्रा शामिल है। नीति में महिला उद्यमियों यानी एसटी, एससी और निःशक्त श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति और निःशक्त जन श्रेणियों के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल विशेष प्रावधान इस नीति के अंतर्गत किए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के प्रकार, यानी इनमें निवेश की सीमा क्या होती है, कारोबार कितना होना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आने के चांसेज हैं। अब देखिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एमएसएमई यानी उद्यम यानी सूक्ष्म के अंतर्गत तो 1 करोड़ रुपए का निवेश होता है और कारोबार कम से कम 5 करोड़ का होना चाहिए। लघु उद्योग के अंतर्गत 10 करोड़ का होता है और 50 करोड़ का कारोबार होना चाहिए। मध्यम उद्योग के अंतर्गत 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तथा 250 करोड़ का कारोबार या टर्नओवर होना चाहिए। उद्यम पंजीकरण पोर्टल यानी उद्यम पंजीकरण पोर्टल दिसंबर 2022 तक 8,24,158 औद्योगिक यूनिट्स यानी इकाइयाँ उद्यमियों का पंजीकरण किया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ज़्यादा चांसेस इस टेबल का बन रहा है। ये टेबल आने के पूरे चांसेस है कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म उद्योग के लिए कारोबार कितना होना चाहिए या उनके निवेश की सीमा क्या है, लघु उद्योग की निवेश की सीमा क्या है, मध्यम उद्योग की निवेश की सीमा क्या है। तो आपको ये सारणी इसी तरह से याद करनी है। अब बात करते हैं अगली योजना यानी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। साथियों मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या होती है? देखो इसका आरंभ 13 दिसंबर 2019 से हुआ, यानी इसका प्रारंभ 13 दिसंबर 2019, याद रखें 13 दिसंबर 2019 से हुआ। इसके जो मेजर ऑब्जेक्ट्स क्या है? देखो विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। अब देखिए इनका ऋण दिया जाता है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। देखो साथियों 25 लाख तक का यदि ऋण लिया जाता है तो उस पर राजस्थान सरकार द्वारा 8% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 5 करोड़ के ऋण पर 6% अनुदान दिया जाएगा तो 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% का अनुदान दिया जाएगा। यानी राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस एक्ट 2019, यानी यह एक्ट 17 जुलाई 2019 को लागू हुआ था। यानी साथियों कब लागू हुआ था? 17 जुलाई 2019 को यह एक्ट लागू हुआ था। इसके उद्देश्य क्या है? राज्य में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों की व्यवधान रहित स्थापना को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य रहा है। अब बात करते हैं इस अधिनियम के निष्पादन हेतु, यानी इस एक्ट के परफॉर्मेंस के हेतु 12 जून 2019 यानी 12 जून 2019 को वेब पोर्टल राज उद्योग मित्रा लॉन्च किया गया। यानी वेब पोर्टल राज उद्योग मित्रा कब लॉन्च किया गया साथियों? 12 जून 2019 को। अब बात करते हैं कि राजस्थान से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुख्यतया निर्यात की जाती है साथियों। देखिए राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं कौन कौन सी है? पहली तो है इंजीनियरिंग वस्तुएं, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है धातु, चौथा है हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट्स और लास्ट का है रासायनिक और उर्वरक, यानी जो केमिकल और फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका उत्पादन शीर्ष 5 वस्तुओं के अंतर्गत किया जाता है। अब इनका राज्य में होने वाले निर्यात में यानी 60% से भी अधिक योगदान है। यानी उपरोक्त जो 5 वस्तुएं हैं इंजीनियरिंग, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प और रासायनिक, इनका राज्य के होने वाले कुल निर्यात में से कम 60% से अधिक का योगदान इन वस्तुओं का होता है। अब अगली योजना है साथियों मिशन निर्यातक बनो। यानी मिशन निर्यातक बनो योजना का क्रियान्वयन यानी इसको लागू 29 जुलाई 2021 को इसको लागू किया गया था। 29 जुलाई
2021 को इसे लागू किया गया था। अब इसकी संस्था कौन कौन सी है देखो, एक तो रिक्को है, वो प्लस उद्योग विभाग, यानी रिक्को प्लस उद्योग विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। दोस्तों रिक्को का हम आगे विस्तार अध्ययन करेंगे। रिक्को क्या होता है, कब स्थापना हुई, इसका क्या क्या कार्य हैं, कितने अंग हैं, कितनी इकाइयाँ हैं, वो विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद यानी REPC द्वारा 5 दिसंबर 2022 को राज्य में मिशन निर्यातक वनों का दूसरा चरण आरंभ किया गया। यानी 5 दिसंबर 2022 को राज्य में मिशन निर्यातक योजना के अंतर्गत उसका सुचारू संचालन हेतु दूसरे चरण की स्थापना की गई। अब अगला है साथियों, एक जिला एक उत्पाद, यानी एक जिला एक उत्पाद, यानी इसका यह है कि राजस्थान में अभी जो जिले हैं उनमें मुख्य रूप से किस किस वस्तु का उत्पादन किया जाता है वो अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इसका देखो उद्देश्य है प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना और प्रत्येक जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में बदलना है। यानी इसका आरंभ जनवरी 2018 से हुआ था, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना का आरंभ जनवरी 2018 से हुआ था। अब देखते हैं साथियों, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित जिलेवार उत्पादन क्या क्या उत्पाद करते हैं। अब विस्तार से पढ़ते हैं 33 जिलों के बारे में, कौन सा जिला क्या उत्पादन करता है, कौन सा क्या करता है। देखो अजमेर उत्पादन करता है ग्रेनाइट का, अलवर करता है ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स का, यानी अलवर के अंतर्गत जो भी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज है वो दिल्ली NCR के आसपास यानी अलवर के आसपास ही स्थापित है। तो अलवर जिले के अंतर्गत सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन किया जाता है। बांसवाड़ा करता है सिंथेटिक यर्स का, बारा करता है सोयाबीन का, बाड़मेर करता है इसबगोल का, भरतपुर करता है शहद तथा खाद्य तेल होते हैं उनका, भीलवाड़ा करता है रेडीमेड्स गारमेंट्स का यानी कपड़ों का, बीकानेर करता है सिरोमिक का, बूंदी करता है चावल का, चित्तौड़ करता है ग्रेनाइट और मार्बल का, चूरू करता है वुड प्रोडक्ट्स का यानी जो लकड़ी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनका चूरू द्वारा उत्पादन किया जाता है। दौसा करता है कारपेट और स्टोन कला, जो मूर्ति कला है वो दौसा के अंतर्गत की जाती है। धौलपुर में मिल्क पाउडर और स्किम्ड का उत्पादन होता है। डूंगरपुर के अंतर्गत ग्रेनाइट और मार्बल स्लेब का होता है। श्री गंगानगर में गम पाउडर बनता है। हनुमानगढ़ में गंवार गम होता है। पाली में मेहंदी होती है। राजसमंद में टेराकोटा होता है। सवाई माधोपुर टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, यानी रणथंभौर है उसके लिए प्रसिद्ध है, रणथंभौर नेशनल पार्क। सीकर में फर्नीचर एंटिंग का कार्य होता है। सिरोही के अंतर्गत साइलियम हस्क का होता है। टोंक में सैंड स्टोन का होता है। उदयपुर में मार्बल आइवरी का होता है। प्रतापगढ़ में लहसुन और थेवा कला प्रसिद्ध है। और जयपुर के अंदर ब्लू पोट्री ज्वेलरी जैम्स। जैसलमेर में येलो मार्बल स्लेब टाइल्स का होता है। जालौर के अंतर्गत साथियों मसाले एवं मोचड़ी जूतियों का उत्पादन होता है। झालावाड़ के अंतर्गत संतरा एवं सैंड स्टोन का उत्पादन होता है। झुंझुनू के अंतर्गत स्टोन प्रोडक्ट एंड वुड प्रोडक्ट का होता है। जोधपुर में फर्नीचर शिल्प उत्पाद होता है। करौली के अंतर्गत सैंड स्टोन आर्टिकल एंड सिलिका सैंड का होता है। कोटा में एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक कोटा डोरिया और नागौर में ग्रेनाइट ओब्लिक मार्बल मकराना होता है। यानी 33 जिलों के अंतर्गत इन वस्तुओं का एक तरीके से एकाधिकार के रूप में उत्पादन होता है, यानी एक जिला उन चीज़ों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अब बात करते हैं अगला साथियों उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के बारे में। उद्योग और वाणिज्य विभाग देखिए, जो अपना उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का कार्यालय अपने जयपुर में सी स्कीम में स्थित है। तो अब बात करते हैं इसके बारे में, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कितने हैं। देखिए साथियों प्रत्येक जिले के अंतर्गत एक एक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र है और एक दो जिले ऐसे हैं जहाँ पर एक से अधिक वाणिज्य केंद्र है, जैसे जयपुर जोधपुर इनमें। और इनके उप केंद्र 8 है, यानी उनके कुल जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र 36 है 36 है तथा उपकेंद्र 8 है। जिला उद्योग केंद्र कार्यालय मई 1978 से लागू है। यानी जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम यानी जिला उद्योग केंद्र जो कार्यक्रम चलाया जाता है वो मई 1978 से कंटिन्यूस रूप से चल रहा है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में। यानी राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक सेवा एवं वाणिज्यिक गतिविधियों यानी जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती है उनको बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य राज्य के जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है वहाँ के औद्योगिक सेवा एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर
रोजगार के नए अवसर सृजित करने का उद्देश्य है। अब अगली योजना की बात करते हैं साथियों, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। यानी इस योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2022 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2022 को हुआ था। इसका उद्देश्य है 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के आवेदकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। यानी 18 से लेकर 45 वर्ष के जो आयु वर्ग के व्यक्ति हैं उनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के माध्यम से किया जाता है। इसका बजट प्रारंभिक बजट सर इसका प्रारंभिक जो प्रावधान रखा गया बजट का 20 करोड़ रुपये रखा गया है। अब बात करते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के बारे में। हम जो ये योजना है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन योजना 2022 क्या है देखो, राज्य में तीव्र स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश यानी संतुलित एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 को 7 अक्टूबर 2022 से लागू किया गया है। यानी इसको और अधिक सशक्त बनाने के लिए इस योजना को 7 अक्टूबर 2022 से लागू किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 देखो, इसका आरंभ 6 सितंबर 2022 से हुआ था। दोस्तों ये तारीख की जो डेट्स है वो याद रखें, एग्जाम में डेट्स पूछी जा सकती है कि फला योजना की शुरुआत कितनी तारीख को हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2022 को हुई थी। इसके उद्देश्य क्या है देखो, राज्य के गैर कृषि क्षेत्रों यानी जो राज्य के गैर कृषि क्षेत्र है यानी विनिर्माण सेवा एवं व्यापार, कृषि के अलावा मतलब जैसे विनिर्माण सेवा एवं व्यापार के विकास में एसटी एससी वर्गों के प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना। यानी एसटी एससी वर्गों को की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यानी गैर कृषि क्षेत्र जैसे विनिर्माण उद्योग में, सेवा उद्योग में, व्यापार उद्योग में एसटी एससी के लोगों के संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। देखिए राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन योजना थी, उसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को हुई थी। साथियों याद रखें 17 दिसंबर 2019। इसके उद्देश्य देखते हैं, प्रारंभ क्या था देखो, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश पर 7 वर्षों के लिए SGST का 75% तक पुनर्भरण तथा इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी एवं मंडी शुल्क में 100% तक की छूट देने का प्रावधान राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में 17 दिसंबर 2019 को ये योजना लॉन्च हुई थी। उसमें जो उद्यमी हैं उनको इन प्रावधानों के तहत इतनी छूट देने का निश्चय राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। अब साथियों बात करते हैं कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR की। दोस्तों बहुत ही बड़ा अच्छा टॉपिक है। CSR क्या होता है देखो, CSR ये होता है जैसे राजस्थान सरकार के अंतर्गत कोई भी कंपनीज का अपना व्यापार संचालित कर रही है तो उनको अपने व्यापार संचालित करने से जो इनकम, सेल्स या शुद्ध लाभों की प्राप्ति होती है उनके बदले में राजस्थान सरकार की जनता के कल्याण हेतु यानी जो सामाजिक योजनाएं होती है उन पर पैसा खर्च करना होता है जिससे कि आर्थिक उन्नति हो सके। देखिए क्या प्रावधान है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार ऐसी कंपनियां जिनका वार्षिक कुल संपत्ति 500 करोड़ या अधिक, टर्नओवर 1000 करोड़ या अधिक एवं साथ ही शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक होने पर CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत विगत वर्षों में शुद्ध लाभ के औसत के 2% का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। यानी 2% का प्रावधान जो कुल शुद्ध लाभों का होता है उनका 2% सामाजिक गतिविधियों में खर्च करना अनिवार्य होता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के अंतर्गत CSR प्राधिकरण का गठन 5 नवंबर 2019 को किया गया था। यानी राजस्थान के अंतर्गत CSR का गठन कब किया गया था? 5 नवंबर 2019 को CSR का गठन किया गया था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निवेश संवर्धन ब्यूरो यानी निवेश संवर्धन ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रमोशन।
इसकी स्थापना 1991 के अंतर्गत की गई थी, यानी इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 91 के अंतर्गत हुआ था। BIP 10 करोड़ से अधिकता वाले निवेश प्रस्तावों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता, यानी 10 करोड़ से जो अधिक निवेश आते हैं उनके लिए मुख्य चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली समिति स्टेट एम्पावर्ड कमेटी नोडल एजेंसी होती है। तो इसका टैगलाइन होता है अवधारणा से क्रियान्वयन तक, यानी अवधारणा से क्रियान्वयन तक। वर्तमान में BIP RIPS 2022 का क्रियान्वयन कर रही है, यानी संशोधन कर दिया गया है, वर्तमान में 2022 का क्रियान्वयन हो रहा है। अब साथियों बात करते हैं रिको की। देखो साथियों, मैंने अभी बताया था कि रिको के हम आगे अध्ययन करेंगे, तो रिको के बारे में हम अध्ययन करते हैं। रिको की स्थापना इसका 1979 में हुआ था, यानी इसका फुल फॉर्म है राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है साथियों, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जयपुर में है। यह औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था होती है, यानी जो औद्योगिक विकास होता है, उद्योगों को हैंडल करने की नीतियाँ बनाने का कार्य रिको द्वारा या उद्योग विभाग के द्वारा किया जाता है। यह लघु मध्यम एवं वृहत उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यानी रिको जो लघु होते हैं, मध्यम होते हैं और वृहत उद्योग होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यानी सूक्ष्म उद्योगों को यह वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। दोस्तों याद रखिए, रिको का मेन कार्य लघु मध्यम एवं वृहत उद्योगों को वित्तीय सहायता देना होता है, यानी सूक्ष्म उद्योगों को देना नहीं होता है। रिको क्षेत्र अथवा औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना उनको तकनीकी सहायता एवं प्रबंधकीय सेवा देता है, यानी तकनीकी एवं मैनेजरियल सर्विसेज प्रदान करता है। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से पार्क हैं, कहाँ हैं। देखो, ये जापानी पार्क है। जापानी पार्क एक नीमराना के अंतर्गत है और एक गिलोट में है, यानी दोनों ही अल्होर के अंतर्गत है, यानी जापानी पार्क नीमराना और गिलोट के क्षेत्र को कहा जाता है। कोरियन पार्क यानी दक्षिण कोरियन पार्क एक गिलोट अल्होर में है और ये सिरेमिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता है। अगला है सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी सेज की फुल फॉर्म होती है साथियों स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यानी सेज संचालित 100% निर्यात, यानी सीतापुरा सेज फर्स्ट जयपुर के अंतर्गत है। सीतापुरा सेज सेकंड में जयपुर में है। अब बात करते हैं मेगा फूड पार्क की। देखिए, मेगा फूड पार्क एक तो है रूपनगढ़ अजमेर के अंतर्गत, यानी यह ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है। दूसरा है पलाना बीकानेर के अंतर्गत, यानी मेगा फूड पार्क दो जगह है, यानी एक तो रूपनगढ़ में है, दूसरा पलाना बीकानेर के अंतर्गत है। प्रथम मिनी फूड पार्क बांद्रा बाड़मेर में रिको द्वारा स्थापित किया गया, यानी प्रथम मिनी फूड पार्क बांद्रा बाड़मेर में रिको द्वारा स्थापित किया गया। प्रथम मिनी एग्रो पार्क, ये ऊपर वाला था फूड पार्क था, अब ये एग्रो पार्क है, चैनपुरा निवाई टोंक के अंतर्गत स्थापित किया गया है, यानी प्रथम मिनी एग्रो पार्क चैनपुरा निवाई टोंक के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान में औद्योगिक पार्कों की, यानी राजस्थान में औद्योगिक पार्क कहाँ कहाँ पे है। देखो, स्टोन पार्क तो है विष्णोदा धौलपुर के अंतर्गत। होजरी पार्क है चौपंगी भिवाड़ी अलवर के अंतर्गत। टेक्सटाइल पार्क है सिलोरा किशनगढ़ के अंतर्गत। मसाला पार्क है कोटा और जोधपुर के अंतर्गत। सॉफ्टवेयर पार्क है कनकपुरा जो जयपुर में है, सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर में है। हार्डवेयर पार्क कुकस जयपुर में है। सेंट गोबेन प्लॉट ग्लास सेंटर कहरानी अलवर में है, यानी ग्लास का जो फैक्ट्री है कंपनी है वह कहरानी अलवर के अंतर्गत है। अब बात करते हैं रिको द्वारा 8 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, यानी रिको द्वारा 8 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। वे कौन कौन से देखो, एक तो तेजपुर चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया, बनियाना जैसलमेर में, केरवा जैसलमेर में, रामहासपुर बांसवाड़ा, घुड़ियाल बोरानाड़ा जोधपुर, चटलिया जोधपुर, गोल नागौर हरसौर नागौर के अंतर्गत किया गया है। अब बात करते हैं रिको द्वारा विकसित पार्क। देखो, रिको द्वारा विकसित पार्क है एक तो एग्रो फूड पार्क 4 है, बोरानाड़ा जोधपुर में है। फिर एग्रो फूड पार्क 4 है जिसमें से बोरानाड़ा जोधपुर पहला है, अगला है कोटा है, अगला है अलवर है और अगला है श्रीगंगानगर। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिको द्वारा विकसित पार्क 4 कहाँ कहाँ पर स्थित है। पहला बोरानाड़ा जोधपुर, अगला कोटा, फिर अलवर, फिर श्रीगंगानगर में। अब कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण यानी कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिउरी जोधपुर में स्थित है, यानी कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिउरी जोधपुर में स्थित है।
अब बात करते हैं राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड या राजसिको, यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को शॉर्ट में राजसिको कहा जाता है साथियों। इसकी स्थापना 1961 के अंतर्गत हुई थी। दोस्तों याद रखें, राजसिको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि राजसिको की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1961 के अंतर्गत हुई थी। अब इसके क्या क्या कार्य हैं देखो, लघु उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करना, क्रेडिट और टेक्निकल सहायता उपलब्ध कराते हैं, यानी ये लघु उद्योगों को कच्चा माल, साख एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा यानी राजसिको द्वारा किया जाता है साथियों। अब इसके प्रशिक्षण केंद्र की बात करते हैं। एक तो गलीचा के अंदर इसका प्रशिक्षण केंद्र गलीचा है और जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है। अब बात करते हैं साथियों शुष्क बंदरगाह, यानी शुष्क बंदरगाह किसे कहते हैं? शुष्क बंदरगाह जहां से माल का आयात और निर्यात आवागमन का कार्य किया जाता है राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान में जो समुद्र तो है नहीं, इसलिए इनको शुष्क बंदरगाह कहा जाता है। देखो, एक तो है मानसरोवर जयपुर के अंतर्गत, एक बासनी जोधपुर के अंतर्गत, एक भिवाड़ी अलवर के अंतर्गत और एक है भीलवाड़ा के अंतर्गत। तो दोस्तों याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है। शुष्क बंदरगाह 4 जगह है, मानसरोवर में, बासनी जोधपुर में, भिवाड़ी अलवर में और भीलवाड़ा के अंतर्गत है। अब बात करते हैं अगला एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर एयरपोर्ट पर संचालित है, यानी एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का में माल के आवागमन का कार्य सांगानेर एयरपोर्ट पर किया जाता है, वहाँ से संचालित होता है। 3 शुष्क बंदरगाह है, एक तो बोरानाड़ा जोधपुर के अंतर्गत है, एक है अपने कनकपुरा जयपुर में और दूसरा लास्ट और फाइनल है थर्ड राउठा रोड कोटा के अंतर्गत। 3 शुष्क बंदरगाह है, बोरानाड़ा जोधपुर, कनकपुरा जयपुर और राउठा रोड कोटा के अंतर्गत है। अब राजस्थली विक्रय केंद्र है, जयपुर में है, उदयपुर में है और दिल्ली में है तथा कोलकाता के अंतर्गत संचालित है। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान वित्त निगम 1955। देख दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है राजस्थान वित्त निगम का। आरएफसी, इसको शॉर्ट में आरएफसी कहा जाता है। यानी राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है, यानी इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है, यानी यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है साथियों। IFCI व IDBI यानी IDBI बैंक है के एजेंट के रूप में यह कार्य करता है। अधिकतम 20 करोड़ तक के ऋण उपलब्ध करवाता है। दोस्तों यह याद रखें कि RFC राजस्थान फाइनेंस निगम के द्वारा मैक्सिमम 20 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाता है, इससे अवॉइड नहीं होता है। तो 20 करोड़ तक का ऋण प्रदान करने का कार्य RFC द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के बारे में। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022, इसको 17 सितंबर 2022 को जारी किया गया। कब जारी किया गया? 17 सितंबर 2022 को। इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है? देखो, हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना, परंपरागत कलाओं जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट होती है एवं विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करने का कार्य राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के अंतर्गत किया गया है। अब अगली योजना है युवा उद्यमिता, यानी युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2013-14 से लागू है। इसका लक्ष्य है 1000 इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य। युवा उद्यमियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी जो युवा उद्यमी है उनकी मैक्सिमम आयु 45 ईयर्स निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं साथियों बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट यानी DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आपने नाम सुना होगा DMIC का। देखिए क्या है ये, यानी दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड महाराष्ट्र तक इसका विस्तार किया गया है। ये दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है महाराष्ट्र, वहाँ तक इसका विस्तार किया गया है। इसकी लंबाई राजस्थान इसकी टोटल लंबाई 1504 किमी है। कितनी है? 1504 किमी है, जिसमें से राजस्थान से लगभग 38% हिस्सा गुजरता है।
राजस्थान से लगभग 38% हिस्सा गुजरता है। राजस्थान का 60% एरिया प्रभावित होगा, यानी इस प्रोजेक्ट से राजस्थान के 60% एरिया मतलब 22 जिले प्रभावित होंगे। 22 जिलों से होकर यह गुजरेगा। प्रथम चरण में कुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना निवेश क्षेत्र व जोधपुर पाली मारवाड़, यानी जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। यानी प्रथम चरण के अंतर्गत कुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना निवेश क्षेत्र, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वेश्चन। अभी पिछले साल 2021 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 के अंतर्गत जीके के थर्ड पेपर में आया था, DMIC का क्वेश्चन। अब बात करते हैं राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की। यानी राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देखो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यानी राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जयपुर में है। इसके प्रशिक्षण केंद्र पुष्कर में है, सांगानेर में है, माउंट आबू में है। यानी पुराने प्रशिक्षण केंद्र पुष्कर, सांगानेर और माउंट आबू के अंतर्गत है। माउंट आबू सिरोही में है और नए प्रशिक्षण केंद्र कोटा में है, जोधपुर में है, भरतपुर में है तथा बीकानेर संभाग के अंतर्गत इसके नए प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। अब बात करते हैं अगली योजना की, खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। यानी खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत, इसका आरंभ 13 जुलाई 2022 से हुआ था। यानी 13 जुलाई 2022 से इसका शुभारंभ हुआ था। इसके उद्देश्य क्या है, देखो कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक देने एवं खादी के उत्पादन को बढ़ावा देना। यानी जो काम मजदूर है उनको पर्याप्त पारिश्रमिक देना तथा खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने का कार्य खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किया गया है। अब साथियों बात करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट की, यानी खनन क्षेत्र, जो माइनिंग क्षेत्र है राजस्थान के अंतर्गत, देखो क्या है। यानी राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में 81 प्रकार के खनिजों के भंडार है। यानी राजस्थान राज्य के अंतर्गत कुल 81 टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं। यानी 81 प्रकार के खनिजों के भंडार है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में खनिजों के भंडार कितने हैं, तो 81 प्रकार के हैं, जिनमें से वर्तमान में 58 खनिजों का खनन हो रहा है। यानी 81 प्रकार के खनिजों में से अभी वर्तमान में 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन या खनन का कार्य हो रहा है। एकाधिकार वाले खनिज राजस्थान में, यानी राजस्थान सबसे ज़्यादा किस चीज़ का एकाधिकार रखता है या उत्पादन करता है, यानी राजस्थान सीसा, जस्ता, अयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट का एकाधिकार रखता है। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है। यानी देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का उत्पादन लगभग पूरा राजस्थान के अंतर्गत होता है। अब साथियों बात करते हैं अगले योजना की, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML। इसका मुख्यालय उदयपुर में है, जो खनिज एवं खान के संबंध में कार्य करता है। अगली योजना एमसेंड नीति। यह नीति 2020 में लागू की, 2020 नीति कहा जाता है इसको, एमसेंड नीति को 2020 कहा जाता है। और ये सूचना 25 जनवरी 2021 को जारी हुई। यानी 25 जनवरी 2021 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। एमसेंड इकाई को उद्योग का दर्जा दिया गया है। यानी एमसेंड इकाई को उद्योग का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं साथियों तेल एवं प्राकृतिक गैस के बारे में। यानी जो तेल और प्राकृतिक गैस होता है, नेचुरल गैसेस होती है, ये भी उद्योग का हिस्सा है। तो देखो भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यानी भारत विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यानी विश्व में तीसरे नंबर पर भारत कच्चे तेल का उपभोग करता है। भारत कुल घरेलू उपभोग का, यानी भारत कुल घरेलू उपभोग का 16% कच्चा तेल उत्पादित करता है। यानी कुल घरेलू उपभोग का केवल यानी नाममात्र केवल 16% ही कच्चा तेल उत्पादित करता है, जबकि 84% आवश्यकता आयात से पूर्ण होती है। यानी भारत को 84% तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है, कच्चा तेल बाहर से आयात करना होता है। भारत में केवल 16% कच्चा तेल उत्पादित होता है कुल उपभोग आवश्यकताओं का। अब देखिए बात करते हैं राजस्थान सरकार की। यानी राज्य का योगदान लगभग 20%, यानी जो
तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन में राज्य का योगदान लगभग 20% यानी 1/5 हिस्सा कुल देश में राजस्थान रखता है, यानी 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन करता है। राजस्थान बॉम्बे हाई के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी बॉम्बे हाई के बाद राजस्थान में सबसे ज़्यादा तेल एवं प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। राज्य में 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख वर्ग किमी, इसमें 14 जिले शामिल है, यानी क्षेत्र में विस्तृत है, यानी 14 जिलों के अंतर्गत 1.5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र के अंतर्गत 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। अब बात करते हैं 4 बेसिन कौन कौन से। देखो, पहला तो है बाड़मेर सांचौर बेसिन, यानी यह बाड़मेर और जालौर जिलों में फैले हुए हैं। इनके जो कंपनी उत्पादन करती है उनका नाम कंपनी कैरियन एनर्जी द्वारा तेल का उत्पादन किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता भंडार है 182 मिलियन बैरल तेल, यानी 182 मिलियन बैरल तेल बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंतर्गत पाया गया है। अब बात करते हैं जैसलमेर बेसिन की। जैसलमेर बेसिन जैसलमेर जिले में पाया जाता है, सबसे पुराना बेसिन है। प्राकृतिक गैस का अधिक उत्पादन होता है, यानी जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत प्राकृतिक गैस का उत्पादन अधिक होता है और सबसे पुराना बेसिन भी है। अब बात करते हैं साथियों बीकानेर और नागौर बेसिन की। दो बेसिनों की बात कर ली। अब थर्ड नंबर का है बीकानेर और नागौर बेसिन। इसके अंतर्गत बीकानेर जिला आता है, नागौर आता है, श्री गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ और चूरू जिले इसके अंतर्गत शामिल है, बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत। अब लास्ट वाला है विंध्यन बेसिन। अब विंध्यन बेसिन के अंतर्गत कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिला शामिल है। इन 4 बेसिनों के अंतर्गत ये जिले शामिल हैं। अब बात करते हैं मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन सर्वप्रथम 29 अगस्त 2009 से आरंभ हुआ था, यानी जो मंगला यानी मंगला तेल का कुआं है साथियों, मंगला तेल क्षेत्र से खनिज का व्यावसायिक उत्पादन 29 अगस्त 2009 को हुआ था, यानी 29 अगस्त 2009 को मंगला तेल से तेल उत्पादित किया गया था। वर्तमान में 14 क्षेत्रों यानी मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी एक्सेट्रा से लगभग 98,000 से 1,02,000 बैरल खनिज तेल का उत्पादन प्रतिदिन हो रहा है। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है राजस्थान के हिसाब से। तो इसका क्वेश्चन हर एग्जाम में, अभी जो भी कंपटीशन एग्जाम लगता है उसमें हर इकोनॉमिक्स के बारे में, राजस्थान रिफाइनरी के बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। देखो, इसका शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को किया गया था, यानी ये योजना काफ़ी समय पहले ही गहलोत सरकार द्वारा जब 2013 में इसका उद्घाटन भी कर दिया था, लेकिन कुछ कारणों से राजनीतिक पेचों की बदौलत ये योजना वास्तविक रूप वसुंधरा सरकार में 16 जनवरी 2018 को इसका शुभारंभ किया गया था साथियों। अब इसमें बात करते हैं इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं, कितनी हिस्सेदारी है। देखो, इसमें 2 कंपनीज है, एक तो एचपीसीएल और एक राजस्थान सरकार, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की हिस्सेदारी 74% है, यानी 74% शेयर्स एचपीसीएल के हैं और राजस्थान सरकार के सिर्फ 26% हिस्सेदारी है। कितनी है? 26% हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की है। यह बीएसवीआई पर आधारित प्रथम रिफाइनरी है, यानी बीएसवीआई एक मानक होता है जिस पर आधारित यह प्रथम रिफाइनरी है, यानी भारत की पहली रिफाइनरी है, ऐसी है। परियोजना की लागत 43,129 करोड़ है। दोस्तों याद रखें, इस परियोजना की लागत 43,129 करोड़ रुपए है, यानी परियोजना की लागत बहुत ज़्यादा है, 43,129 करोड़ रुपए है। और यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है, यानी यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स का मिश्रण है, यानी पेट्रोकेमिकल्स का मिश्रण है, यानी जो वर्तमान में जो रिफाइनरियां हैं उनमें सबसे लेटेस्ट रिफाइनरी अपने राजस्थान रिफाइनरी परियोजना है, जो पचपदरा बाड़मेर में स्थित है।
अब बात करते हैं साथियों राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की, RSLDC की। देखिए, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। एंड राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम की स्थापना 2010 में हुई थी। आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। यानी आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इसके उद्देश्य हैं आजीविका को बढ़ावा देना तथा सुविधाजनक बनाने के लिए उचित एवं अभिनव रणनीति तैयार करना। यानी उचित एवं अभिनव स्ट्रेटजी तैयार करने का कार्य राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आपका ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर इंडस्ट्रीज के पूरा हो चुका है। पहले वीडियो में हमने राजस्थान के बेसिक पिक्चर के बारे में अध्ययन किया था, उसके पश्चात एग्रीकल्चर के बारे में अध्ययन किया था, और आज हमने उद्योग धंधों के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में अध्ययन किया है। उसके बेसिक प्रोविजंस कौन कौन से हैं, कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं, इनके बारे में आज हमने अध्ययन कर लिया है। साथियों, अब हम अपना राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं और लास्ट चैप्टर बचा है टूरिज्म, पर्यटन। पर्यटन का अध्ययन हम अब अगले वीडियो में करेंगे। पर्यटन के पश्चात आपकी राजस्थान की इकोनॉमिक्स पूरी हो जाएगी। इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें मैक्सिमम 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा वेटेज नहीं है। फिर भी आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से पढ़ना है। ये आपके जीके में भी काम आएगा, फर्स्ट पेपर में भी, और एक एक क्वेश्चन आपको हज़ारों विद्यार्थियों से पीछे छोड़ देगा। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आपको किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं करना है। उसको ध्यान में रखते हुए, प्लस पॉइंट रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। किसी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। टॉपिक के छोड़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे। यानी हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, और हर सब्जेक्ट में आपसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि आप सिलेक्शन लेने के लिए मैक्सिमम नंबर प्राप्त करें। तो साथियों, आज के लिए मैंने आपको ये वीडियो इंडस्ट्रीज वाला कंप्लीट करवा दिया है। अगला वीडियो में टूरिज्म का पढ़ाएंगे। उसके पश्चात राजस्थान की इको पूरी हो जाएगी। उसके पश्चात हम विस्तारित रूप से राजस्थान की इकोनॉमिक्स पूरी होने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। यानी इंडियन इकोनॉमी को हम स्टार्ट करेंगे। इंडियन इकोनॉमी का भी लेंदी है, बड़ी है, उसको कोई चिंता नहीं है घबराने की। हम आपको अच्छी तरह पढ़ाएंगे साथियों। उसको हमारा टारगेट है कि इंडियन इकोनॉमी को हम 30 जून तक कंप्लीट करवाए हैं तथा 30 जून तक आपको PDF भी उपलब्ध करवा देंगे साथियों। तो साथियों, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और साथियों, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल RJ चांदा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, साथियों को भेजें जो अकाउंटेंट परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपडेट करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।